एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इम्तियाज़ फ्रॉम सर्च प्रॉपर्टीज 345 MB DHA फेज 6 लाहौर। आज की जो वीडियो है बेसिकली मैं आपके साथ डॉलर का जो इम्पैक्ट है रियल स्टेट पे, मैं थोड़ा सा आपके साथ वो इलेबोरेट करूँगा, डिस्कस करूँगा कि किस तरीके के साथ जो है ये हमारे रियल स्टेट को इम्पैक्ट कर रहा है और रीज़न क्या है स्लो डाउन होने की। रियल स्टेट ये वन ऑफ दी कह लें कि एक फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है रियल स्टेट को, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। और अगर हम ओवरसीज़ क्लाइंट्स की जो बात करें जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट भी जो है वो रियल स्टेट पर करता है। सपोज़ जैसे ऑलरेडी जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर डॉलर की वैल्यू जो थी वो अगर 170 भी थी और आज जो है वो 230 245 पे अगर डॉलर है, तो वो आप ये समझ लें कि 70 रुपये या 50 रुपीज़ का जो डिफरेंस है, अगर वो हम मिलियंस में जब जाते हैं तो फिर वो जो लॉस है इन टर्म्स ऑफ करेंसी की डिवैल्यूएशन, वो भी जो है में आपको पता है वो मिलियंस में होता है। और अगर मैं बात करूं इसकी कि ये चीज़ जो है न्यू परचेज़र के बिहाफ पे, एक तो ऑलरेडी जिन्होंने परचेज़ किया उनको तो लॉस हो गया, लेकिन नेक्स्ट हमारी करेंसी डी वैल्यू होने से जो अभी ख़रीदेगा उसको फ़ायदा तो है, लेकिन वो तो करेंसी का है उसे। लेकिन अगेन अगर वो परचेज़ करता है तो उसके माइंड के अकॉर्डिंग ये होगा कि जी शायद वो लॉस में है। तो मुझे ये लगता है कि जो ओवरसीज़ क्लाइंट होते हैं उनकी टाइम ऑफ पार्टिसिपेशन, उनके एंट्रेंस कब वो चीज़ परचेज़ करते हैं और उनकी टाइम ऑफ एग्ज़िट किसी चीज़ को कब सेल करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये लगता है कि जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, उनका किसी के साथ अटैच रहना बहुत ज़रूरी है और उनको शॉर्ट टाइम जो है इंटरवल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ चले जाए, जब हम शॉर्ट टर्म की तरफ जाते हैं, तो फिर दूसरी चीज़ आ जाती है, गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज़ करना शुरू कर देती है। एडवांस टैक्स जो है वो एक टेन्योर सेट किया जाता है कि आप तब तक प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे देन आपको रिलैक्सेशन। अब तो शायद उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी है। लेकिन अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट जो है, मुझे ये लगता है कि अगर ओवरसीज़ क्लाइंट्स को, जैसे कि उन्होंने अभी जो है वो ओवरसीज़ क्लाइंट को वो एज फ़ायदा ही कंसीडर करेंगे, ये एक बेनिफिट दिया है। इससे जो है रेमिटेंसेस जो है वो इंक्रीज़ तो होंगे, लेकिन ओवरऑल जो है जो क्लाइंट्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, जो क्योंकि जो ऑलरेडी जिन्होंने किया हुआ वो डीमोटिवेट हुए हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली जो करेंसी है बड़ी तेज़ी से डिवैल्यू हो रही है। और अगर हम बात करें कि लोग जो है वो यहाँ से निकल के, रियल स्टेट से निकल के दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए, जैसे गोल्ड, स्टॉक एक्सचेंज कह लें, और इन जगहों पर जाना शुरू हो गए। लेकिन अगर हम इनको देखें कि ये सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अगर हम इस चीज़ को देखें तो शायद ये बेनिफिट करेगा, लेकिन रियल स्टेट जब एकदम से करेंसी डिवैल्यू कर रही होती है तो इंस्टेंटली तो ये चीज़ों पे नहीं हमें रियल स्टेट में दिखाई देता। उसकी रीज़न ये है कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। वही लोग जो पहले 1 कनाल का प्लॉट खरीद सकते थे, अब वो उनकी करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से वो नहीं खरीद सकते। और दूसरा, वो अपने जो बिज़नेसेस में थे, जो उनको समझ लें कि अगर वो इम्पोर्ट का उनका कोई भी बिज़नेस था, तो उसके अंदर जो है वो पहले जो उनका कैपिटल है या जो भी उनकी चीज़ें हैं, इन्वेंट्री जो उनकी है, तो उसके लिए अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ रुपये की ज़रूरत होती है। तो लोग यहाँ से निकल के कुछ पैसा उन्होंने जो है वो अपने बिज़नेसेस को डेवलप करने के लिए। और अगर हम बात करें तो हाँ, दूसरी चीज़, परचेजिंग पावर के कम होने से जो है लोग रियल एस्टेट में वो उस तरह से इन्वेस्ट पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट को किसी हद तक जो है वो टैक्सेस में रिलैक्सेशन देनी होगी, अगर फाइलर की बात करें या नॉन फाइलर की बात करें। अगर गवर्नमेंट लेके भी आना चाह रही है लोगों को फाइलर की, तो वो मेरे ख्याल में उनके बिजनेस के अंदर जो है वो रिलैक्सेशन दे के, कुछ एडवांटेजेस दे के गवर्नमेंट उनको इस चीज़ की तरफ ला सकती है, ना कि रिस्ट्रिक्शंस लगा के। इससे क्या होगा कि लोग जो है वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिससे ओवरऑल रियल स्टेट जस्ट, आपको भी पता है, एक प्लॉट सेल परचेज का नाम नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन। फिर कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो फिर अराउंड जो है 45 जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ अटैच हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, मतलब घर में मौजूद हर चीज़ जो है वो इससे लिंक्ड करती है रियल स्टेट के साथ। तो इसलिए जो गवर्नमेंट को जो भी कोई टैक्सेस की बात कर लें या कोई भी अगर पॉलिसीज फॉर्मेशन करती है,
तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये कंसीडर करना चाहिए कि रियल स्टेट को आप कोई भी चीज़ इम्पेक्ट करेगी तो वो ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो इम्पेक्ट करेगी। और अगर हम बात करें तो लोग जो हैं वो रेंटल प्रॉपर्टी की तरफ, अगर पाकिस्तान में बात करें तो आप जो बाहर जो हमारे भाई बैठे हुए हैं वो यहाँ पे घर खरीद के उनको रेंट आउट कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो लोग पाकिस्तान में पहले से मौजूद थे, ये कुछ दिनों में अगर हम पहले बात करें तो जो प्लॉट जो था वो 60 लाख का था, अभी वो 120 यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो वो लोग जो जॉब होल्डर हैं वो अपना घर बनाने की बजाय आप जो बिजनेस अपना यानी कि रन कर रहे हैं, वो बजाय कि वो इन्वेस्ट करें या वो अपना घर खरीदें, वो बेहतर यही समझते हैं कि वो रेंट प्रॉपर्टी ले लें और उस पर रेंट पे करें और उससे अपना घर और हर चीज़ को जो है वो मैनेज करें। और अगर हम देखें कि इन बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ ये है कि जब आपका करेंसी की डिवैल्यूएशन आपको पता है सप्लाई एंड डिमांड पे होती है, तो गवर्नमेंट के पास यही दो चीज़ें होती हैं कि या तो वो करेंसी प्रिंट ज़्यादा करे, फिर भी जो है करेंसी डिवैल्यू होती है जो पेमेंट्स को जो है वो पे करने के लिए। और अगर हम बात करें, या दूसरा तरीका ये होता है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें और लोग दूसरे सेक्टर से निकाल के मनी जो है वो बैंक्स में जो पार्क कर दें, और इससे भी क्या होगा, उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन और दोनों सूरतों के अंदर गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना होता है कि उन्हें कौन सी चीज़ की ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो खैर रियल स्टेट से अलग चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रियल स्टेट एकदम से जो है वो जब करवट बदलेगी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। यही रियल स्टेट जो है इंस्टेंटली तो नहीं होगा, बट आफ्टर सम टाइम जब ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, डॉलर स्टेबल हो जाएगा, तो जब एकदम से इन्वेस्टर आएगा तो ये चीज़ें जो है बहुत सारे और लोगों की पहुंच से दूर चली जाएंगी। तो अभी ये ऐसा एक टाइम है जब एक प्रॉपर्टी में थोड़ा डिप भी आएगा, तो अभी आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि नाइन प्रिज्म की बात कर लें, कोई 8 से 10 लाख रुपए का हमें जो है डिप देखने को मिल रहा है। फाइल्स की बात कर लें, लाहौर स्मार्ट सिटी की बात कर लें, या दूसरी मतलब जितनी भी हमारी फेजेस हैं डीएचए की, तो वहाँ पे ओवरऑल अगर कोयटा की फाइल्स की बात कर लें, वो कहाँ से जो है 120 से जो है वो गिरना शुरू हुआ। 150 से चलो वो तो एक वैसे ही एक फ्रजाइल रेट था, लेकिन अगर हम जो स्टेबल रेट की बात करें तो 120 से ये रिवर्स बैक होना शुरू हुआ और अब ये 90 पे अगेन आ गया है। तो ये 80 पे भी गया, 70। तो आई थिंक द पीपल शुड इन्वेस्ट देयर। तो आफ्टर सम टाइम जब थोड़ी सी इकॉनमी स्टेबल होगी, आपको भी पता ही है क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट नहीं आ रही है, उनको पैसों की ज़रूरत है, आईएमएफ के साथ उन्हें जाना पड़ता है, आईएमएफ की शराइत माननी पड़ती हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम लिंक्ड करें तो गवर्नमेंट ना स्टेबल होने की वजह से वो कोई पॉलिसी ऐसी नहीं लेके आ रहे, लोग कॉन्फिडेंट नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ स्टेबल होगी तो फ़ौरन से जो है वो रियल स्टेट बिजनेस जो है, आपको पता है चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि शायद आज अगर आप वो 5 मरला ख़रीद सकते हैं या 10 मरला अगर ख़रीद सकते हैं, तो कल 5 मरला आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो आपके पास अगर कोई प्लॉट है, फाइल है, या किसी चीज़ के बारे में आप कंसर्न है, यू कैन कॉल टू मी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।